हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्टी में आपका स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बसंत भाग 3 से ऋत्विक घटक की रचना जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ पढ़ेंगे। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो कि केंद्रीय विद्यालय शिक्षक परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में पहली बोलती फिल्म आलम आरा का जिक्र हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, अर्थात देखिए इसमें वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। ये जो है इस फिल्म की, जो कि आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी, बनी थी। इस फिल्म की ये जो मेन पॉइंट है ये पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि पहली बोलती फिल्म का विज्ञापन वाक्य बताइए। तो ये हमें याद रखना है कि इसका विज्ञापन वाक्य जो है वो ये है कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है कि 78 लोगों ने इसमें भूमिका निभाई थी, 78 लोगों ने अपना पार्ट प्ले किया था। और ये जो है उनको बोलते बातें करते देखो। ये जो वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। यहाँ तक इसका विज्ञापन वाक्य हो जाता है। तो ये हमें याद रखना है, पेपर में ऐसे पूछ सकता है विज्ञापन वाक्य क्या है। इसमें देखिए देश की पहली सवाक फिल्म, सवाक का अर्थ होता है बोलती, यानी पहले मुख्य फिल्में बनाई जाती थी जिसमें केवल एक्शन होता था, उसमें कोई डायलॉग वगैरह नहीं होता था। तो पहली जो बोलती फिल्म बनी वो उसका नाम था आलम आरा। ये हमें याद रखना है। कब बनी थी, कब रिलीज हुई थी, तो ये पॉइंट हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें रखना है याद इसको, क्योंकि सिनेमा जगत के लिए ये तारीख बहुत बड़े बदलाव का दिन था, 14 मार्च 1931। तो ये हमें याद रखना है कि ये पहली बोलती फिल्म कब बनी थी, तो 14 मार्च 1931। अब देखते हैं इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था, अर्थात इसी दिन भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्म बनी थी। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कोई बोलती फिल्म नहीं थी, लेकिन अपने इंडिया में, अपने भारत में पहली बोलती फिल्म जो बनी थी वो आलम आरा बनी थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक सिनेमा का मतलब होता है जिसमें केवल मूवी होता था, एक्शन होता था, लेकिन उसमें कोई डायलॉग नहीं होती थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मुख्य फिल्म भी विभिन्न भाषाओं में बनी, यानी कई मुख्य फिल्में बनी थी अलग अलग भाषाओं में। मगर बोलती फिल्म का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार जो थे वो अर्देशियर थे। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहली फिल्म बनाने वाले जो फिल्मकार थे वो कौन थे, तो अर्देशियर एम ईरानी इनका पूरा नाम है, अर्देशियर एम ईरानी। अर्देशियर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस फिल्म को देखने के बाद अर्देशियर के मन में बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा जागृत हुई, तो इसका आंसर होगा शो बोट। उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक पारसी रंगमंच
के लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। यानी पारसी रंगमंच उस समय पारसी धर्म, पारसी का मतलब होता है, पारसी एक धर्म है जिसको जरथुस्त्र धर्म भी कहते हैं। तो उस रंगमंच उस मतलब उस धर्म में एक नाटक वगैरह खेला जाता था। तो उसी बेस पे इन्होंने फिल्म की पटकथा बनाई थी। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए थे। तो जो पारसी रंगमंच के लोकप्रिय जो नाटक होते थे उन्हीं के कई गाने हूबहू रख दिए गए थे। एक इंटरव्यू में अर्देशियर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद, नेक्स्ट देखते हैं, संवाद नहीं था। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अर्देशियर के कथन है, तो कथन भी पूछ सकता है, तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, ये इनके कहे हुए वाक्य हैं। इनकी शुरुआत होनी थी। अर्देशियर ने फिल्म के गाने के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ था। तो हमें ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि इस फिल्म में कितने वाद्य यंत्रों का प्रयोग हुआ था। तो महज 3 वाद्य यंत्रों का, देखिए महज 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग हुआ था। वो 3 वाद्य यंत्र कौन कौन से थे? तो महज 3 वाद्य यंत्र तबला, हारमोनियम और वायलिन, इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था। आलम आरा में संगीतकार, गीतकार के स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। देखिए इसमें स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। तो ये भी पूछ सकता है कि पहले पार्श्व गायक कौन थे, तो उनका नाम हमें याद रखना है, WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है, ये हमें याद रखना है। पूछा जा सकता है कि पहली जो फिल्म बनी थी उसमें गाना कौन सा था, तो ये हमें याद रखना है कि दे दे खुदा के नाम पर बंदे, अगर देने की ताकत है। और इसको किसने गाया था? उस पार्श्व गायक का नाम था WM खान। नेक्स्ट देख लेते हैं आलम आरा का संगीत। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात्रि में करनी पड़ी। साउंड के कारण यानी कि जैसे कि शूटिंग होगी उसमें आवाज़ भी भरा जाएगा, तो रात्रि के समय चारों तरफ सन्नाटा रहता है, इस कारण से फिल्म की शूटिंग जो है वो रात में करनी पड़ी। और रात में करने के लिए लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती, तो लाइट की व्यवस्था भी करनी पड़ी। इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी। मुख्य युग का अधिकतर फिल्मों को दिन के मुख्य युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग रात्रि में करनी पड़ती थी, और यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। ये देखिए ये फिल्म का ये पोस्टर है, और ये यहाँ पे इसका नाम धुंधला सा दिख रहा होगा, आलम आरा। तो ये पोस्टर है, ये भी हमें याद रखना है कि फिल्म के पोस्टर पे किस तरह से नाम लिखा हुआ था।
आलम आरा, कैपिटल अक्षर में लिखा हुआ है, ALAMARA। तो ये भी हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार तकनीशियन दिए। अर्देशियर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक सवाक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। तो ये भी हमें याद रखना है। ये देखिए मेन पॉइंट ये हो जाता है। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स फैंटेसी थी। तो ये पूछा जा सकता है कि आलम आरा जो फिल्म थी वो किस फैंटेसी की फिल्म थी। तो अरेबियन नाइट्स, ये हमें याद रखना है, अरेबियन नाइट्स। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। यानी कि गीत और संगीत इसमें बहुत ही अनोखे ढंग से मिले हुए थे। फिल्म की नायिका पूछा जा सकता है तो हमें ये भी याद रखना है कि फिल्म की नायिका कौन है। तो इस फिल्म की जो नायिका थी वो जुबैदा थी और नायक जो थे वो विट्ठल थे। ये देखिए, नायिका जुबैदा थी। नायिका कौन थी? जुबैदा, और नायक थे विट्ठल। ये याद रखना है। ये उस समय के सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक पाने वाले थे, यानी कि इनको सबसे ज़्यादा पैसा उस समय दिया जाता था फिल्म के लिए। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। देखिए, एक किस्सा चर्चित है कि इस फिल्म में नायक के पद से विट्ठल को हटा दिया गया था क्योंकि उनको जो है उर्दू बोलने में दिक्कत होती थी। यानी उर्दू बोलना इनको नहीं आता था विट्ठल को, तो इसलिए इनको हटा दिया गया था और बतौर नायक चयन इनका किया गया था। किसका? महबूब को नायक चयन किया गया था। इस कारण से विट्ठल नाराज़ हो गए और उन्होंने मुकदमा किया और उस समय के जो मतलब नामी ग्रामी जो मुकदमा लड़ने वाले वकील थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे और मोहम्मद अली जिन्ना ने विट्ठल का मुकदमा लड़ा और उसमें जीत भी हासिल की और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक विट्ठल बने। इनको इस फिल्म के नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आगे देखिए, लंबे समय तक ये जो विट्ठल थे ये नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। तो इन सभी अभिनेताओं का हमें नाम याद रखना है। कौन कौन से? तो हमें ये याद रखना है सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब जगदीश सेठी। तो ये सभी उस समय के मुख्य अभिनेता थे। अगला है, यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित की गई थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें पूछा जा सकता है कि मुंबई के किस सिनेमा हॉल में इसको फिल्माया गया था। तो इसका आंसर होगा मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित किया गया था। और ये भी याद रखना है कि ये फिल्म लगभग 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली थी और भीड़ इतनी अधिक होती थी कि पुलिस नियंत्रण नहीं कर पाती थी, पुलिस के नियंत्रण से बाहर होती थी। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि समीक्षकों ने इसे कौन सी फैंटेसी का नाम दिया था। तो ये हो जाएगा कि समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखे अनुभव थी।
अनोखी अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी। अब हम सोचेंगे कि 10,000 फुट लंबी कैसे हो सकती है कोई फिल्म, क्योंकि कपड़ा तो है नहीं। तो जो रील बनती थी तो वो उसकी लंबाई का इसमें जिक्र किया गया है। तो उसकी लंबाई जो थी वो 10,000 फुट लंबी थी। इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। और ये फिल्म कुल कितने महीने में बनी थी ये भी याद रखना है। तो 4 महीने में ये फिल्म बनकर तैयार हुई थी। पेपर में ये भी पूछ सकता है कि जो सबाक फिल्म उस समय बनती थी तो उसका विषय क्या होता था। तो उस समय प्रेम कथाओं, पौराणिक कथाओं पर फिल्म बनाई जाती थी। सबाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। तो ये सब हमें पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा का शान, यानी ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, जिसके कारण सबाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों का तीखी नज़र का सामना करना पड़ा था। यानी कि इसमें एक जो किरदार था वो गांधी जी के जैसा था और जिसके कारण ब्रिटिश प्रशासक जो थे उनकी तीखी नज़र का सामना करना पड़ा था। यानी कि उनके क्रोध का और उनके बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, सबाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशियर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सबाक फिल्मों का पिता कहा गया। देखिए इसमें उनको सिनेमा जगत का पिता भी कहा जाता है। किसको? अर्देशियर को। तो उस समय उन्होंने क्या कहा था ये देख लेते हैं। देखिए जब भारत आज़ाद हो गया तब इनको सम्मानित किया गया था। वो समय था 1956 का। और इन्होंने क्या कहा था, उन्होंने उस मौके पर कहा था मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं। अर्थात इन्होंने क्या कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से की ज़रूरी योगदान दिया है। अर्थात इन्होंने कहा कि ये तो इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, ये तो मेरे हिस्से का एक ज़रूरी हिस्सा है जो कि मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात उन्होंने इन छोटे से शब्दों में बताई थी। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि इससे पहले तो मुख्य फिल्में बनती थी और उसमें जैसे कि पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब संवाद की ज़रूरत पड़ी थी, डायलॉग बोलने की ज़रूरत पड़ी, तो पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी। तो इस प्रकार से पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की आवश्यकता के अनुरूप उनको रखा जाने लगा। क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मुख्य फिल्मों के दौर में पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। यानी कि जब मुख्य फिल्म बनती थी तो स्टंट करने वाले और पहलवान जैसे बॉडी वाले अभिनेताओं से काम चल जाता था। लेकिन अब तो केवल मूवी तो करनी नहीं थी, एक्शन ही केवल नहीं करना था, उसमें बोलना भी था, डायलॉग भी बोलना पड़ता था। तो इसके लिए हमें पढ़े लिखे एक्टर एक्ट्रेस की आवश्यकता पड़ने लगी। आगे देखिए, अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की भी प्रतिभा की कद्र होने लगी। अब तक गायन की प्रतिभा का कोई कद्र नहीं था, लेकिन जब बोलती फिल्म बनी थी तो गायन की भी
इज्जत होने लगी, यानी कि जो गाना गाते थे उनकी भी कद्र बढ़ गई। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देशी हुआ, यानी कि सिनेमा में देसी, यानी कि जो आम तौर से साधारण बोलचाल की जो भाषा होती है उसका भी प्रचलन शुरू हो गया। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर खूब पड़ा था, यानी कि जो भी फिल्म देखने जाते थे तो उस समय के अभिनेता अभिनेत्रियों को देखते थे कि वो कैसे किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से कपड़े पहन रहे हैं, किस तरह से उनका हेयर स्टाइल है, बोलने का क्या स्टाइल है, ये सब देखते थे। तो उस समय के जो दर्शक थे उन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उस समय एक माधुरी नाम की फिल्म थी, उसमें सुलोचना नामक एक्ट्रेस ने काम किया था। नायिका की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुराने समय में जो अभिनेत्री सुलोचना थी उसकी हेयर स्टाइल का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका होगा कि औरतों ने उस स्टाइल को अपनाया और औरतों में ये स्टाइल बहुत लोकप्रिय हुआ। अगला देखते हैं। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशी ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था, यानी कि अर्देशी की फिल्म में केवल भारतीय ही नहीं अपितु ईरानी कलाकार भी अभिनय किए थे, एक्टिंग किए थे। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में पसंद की गई। तो ये पूछा जा सकता है कि आलम आरा किन किन देशों में पसंद की गई थी। तो श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशी ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो भारतीय सिनेमा के जो जनक कहे जाते हैं वो फाल्के कहे जाते हैं, और फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक, यानी कि फाल्के वो मुख्य जो फिल्में बनती थी तो वो तो फाल्के की देन थी, लेकिन ये सवाक फिल्म बनी, बोलती हुई फिल्म बनी, तो इसके जो फिल्मकार थे, निर्देशक थे, वो अर्देशी ईरानी की उपलब्धि को अपनाया। यानी कि ये चैप्टर समाप्त होता है और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं प्रदीप तिवारी। तो ये भी हमें याद रखना है कि इसके रचनाकार कौन हैं। तो इसके रचनाकार जो हैं वो प्रदीप तिवारी हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।